नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी आर टून्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जहां एक से अधिक संतानें हैं। यह कथा हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह कहानी यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि हमारी संतान भविष्य में कैसी होगी, कौन सा बेटा हमारी देखभाल करेगा और कौन हमें अकेला छोड़ देगा, ये समझ सकते हैं। यह प्रेरणादायक कथा धौलगढ़ के साम्राज्य की है, जहां राजा विजय भान का शासन था। राजा विजय भान न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाले एक महान शासक थे। उनके राज्य की प्रजा सुख, शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी लक्ष्मी और छोटी रानी जसोदा। राजा का पहला विवाह लक्ष्मी से हुआ और 4 वर्ष बाद उन्होंने जसोदा से विवाह किया। दोनों रानियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे परिवार पूर्ण हो गया। रानी लक्ष्मी का पुत्र सिद्धार्थ था और रानी जसोदा के पुत्र का नाम अर्जुन था। सिद्धार्थ अर्जुन था से बड़ा था, इसलिए वह नियम अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी था। यह बात रानी जसोदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह इससे दुखी रहती थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र अर्जुन ही धौलगढ़ का भविष्य का राजा बने। इसी कारण उसने लक्ष्मी और उसके पुत्र सिद्धार्थ से गहरी ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। रानी जसोदा ने अपने पुत्र अर्जुन को भी यही सिखाया कि सिद्धार्थ शत्रु है। वहीं दूसरी ओर रानी लक्ष्मी एक अत्यंत समझदार और दयालु महिला थीं। वह अपने पुत्र सिद्धार्थ को हमेशा अच्छे संस्कार और सहनशीलता सिखाती थीं। सिद्धार्थ भी अपनी सौतेली मां जसोदा को अपनी माता के समान मानता था। वह अपने छोटे भाई अर्जुन से बहुत प्रेम करता था और उसका सम्मान करता था। रानी लक्ष्मी की कुशलता के कारण राजा विजय भान उन पर अधिक विश्वास करते थे। महल के अधिकतर कार्यों की देखरेख और जिम्मेदारी रानी लक्ष्मी को दी जाती थी। रानी जसोदा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह इस पर क्रोधित रहती थी। उसने बड़ी रानी को महल से हटाने के लिए कई बार साजिशें रची और प्रयास किए। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई और उसे सफल बनाने का निर्णय लिया। उसने एक बहुरूपी को बुलाया और उसे एक साधु का भेष धारण करने को कहा। उस योजना के अनुसार उस साधु को राजा विजय भान के सामने भविष्यवाणी करनी थी। ऐसा करने से राजा लक्ष्मी और सिद्धार्थ के खिलाफ हो जाएंगे, यही उद्देश्य था। अगले दिन वह बहुरूपी साधु बनकर दरबार में पहुंचा और अपनी योजना आरंभ की। रानी जसोदा ने उसे जो सिखाया था वही बातें उस साधु ने राजा से कहनी शुरू की। राजा विजय भान को यह विश्वास हो गया कि वह साधु कोई महान महात्मा है। रानी जसोदा ने अपनी योजना को सफल करने के लिए राजा को पूरी तरह मोहित कर लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और दिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई कैसे विजयी होती है। मित्रों, राजा उस नकली साधु की बातों पर पूरी तरह भरोसा करने लगे थे। एक दिन उस साधु ने राजा से कहा कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएगा। राजा विजय भान ने कहा कि निःसंकोच होकर अपनी बात रखें और सच बताएं। इस पर साधु बोला कि जो वह कहने जा रहा है वह सुनकर राजा को दुख होगा। साधु ने कहा, महाराज, आपके बड़े पुत्र सिद्धार्थ एक अच्छे राजा नहीं बनेंगे। वह न केवल आपकी सेवा में असफल होंगे बल्कि आपके लिए खतरा बन सकते हैं। राजा यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और वे गहरे विचार में पड़ गए। उनकी नजरों में सिद्धार्थ एक आदर्श पुत्र था जो सदैव पिता का सम्मान करता था। राजा ने साधु से पूछा, क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यह बात सत्य है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, यह कोई गलती नहीं है, यह पूर्ण रूप से सत्य है। यदि आप अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सिद्धार्थ को निष्कासित करें। राजा विजय भान यह सुनकर अत्यंत व्यथित हो गए और रात भर सो नहीं सके। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने पुत्र के बारे में यह सुनना पड़ेगा। तमाम विचारों के बाद राजा ने यह कठोर निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को निकालना होगा। अगली सुबह राजा ने भारी मन से सिद्धार्थ को राज्य छोड़ने का आदेश सुना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर अत्यधिक भरोसा करना कितना घातक हो सकता है। चालाक और धूर्त लोग अक्सर हमारी भावनाओं और विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए बिना पूरी जांच पड़ताल किए
किसी भी बात पर विश्वास करना सही नहीं होता। कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां अत्यंत सतर्कता बरतनी आवश्यक होती है। पहला, यदि कोई निर्णय आपकी शिक्षा, करियर या वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, तब इस पर स्वयं विचार करना चाहिए और बिना जांचे किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, हर किसी का जीवन अनुभव अलग होता है, किसी का अनुभव आप पर लागू नहीं होता। तीसरा, करीबी लोग भी कभी-कभी अपने पूर्वाग्रह के कारण गलत सलाह दे सकते हैं, इसलिए हमें अपनी स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लेना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। चौथा, यदि कोई असाधारण अवसर या बड़ा लाभ देने का दावा करता है तो उसकी सत्यता परखें। पांचवा, भावनात्मक उलझनों के कारण भी कई बार लोग गलत निर्णय ले बैठते हैं, इसलिए सही और गलत का मूल्यांकन करके ही किसी निर्णय को अंतिम रूप देना चाहिए। याद रखें, वही निर्णय उचित होता है जो सोच समझकर तथ्यों पर आधारित होकर लिया जाए। हमें अपनों की बात अवश्य सुननी चाहिए, लेकिन सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब यह घटना घटी, उस समय राजकुमार सिद्धार्थ बहुत छोटे थे। जब रानी लक्ष्मी को राजा के इस आदेश का पता चला, तो ऐसा लगा जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रोते बिलखते हुए महारानी राजा के पास गईं और उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, लेकिन महाराज विजयभान पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी लक्ष्मी ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर जब उन्होंने देखा कि राजा अपने निर्णय पर अडिग हैं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप मेरे पुत्र को महल से निकालना चाहते हैं तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं अपने बेटे को अकेला कहीं नहीं भेज सकती, इसलिए मैं भी उसके साथ यह राज्य छोड़ दूंगी। रानी लक्ष्मी की यह बात सुनकर भी राजा अपने फैसले से जरा भी नहीं डगमगाए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी की दलीलों का कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार मजबूर होकर रानी लक्ष्मी अपने पुत्र सिद्धार्थ को लेकर महल और राज्य छोड़ देती है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे दोनों मंगोलगढ़ नामक दूसरे राज्य में पहुंचते हैं और वहीं बस जाते हैं। रानी लक्ष्मी अत्यंत समझदार महिला थीं। उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बेचने का कार्य आरंभ किया। इसी से उन्होंने अपने घर का खर्च चलाना शुरू किया। वह अपने पुत्र की देखभाल पूरे समर्पण और प्रेम से करने लगीं। अब दोनों एक साधारण जीवन बिताने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ भी अपनी मां की पूरी सहायता करता था। इस प्रकार उनका जीवन, जो कभी महलों की शान में गुजरा था, अब एक झोपड़ी में कटने लगा। समय कैसे बदलता है, यह कोई नहीं जानता। जो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, वे भी भिखारी बन सकते हैं और भिखारी भी राजा बन सकते हैं। रानी लक्ष्मी और राजकुमार सिद्धार्थ ने समय की इस करवट को स्वीकार कर लिया और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और राजकुमार सिद्धार्थ अब बड़ा हो चुका था। दूसरी ओर धवलगढ़ में राजकुमार अर्जुन भी वयस्क हो गया था, लेकिन राजकुमार अर्जुन अत्यधिक अहंकारी और नाकारा था। उसका व्यवहार एक आदर्श राजकुमार की तरह बिल्कुल नहीं था। वह अपने पिता से भी उचित व्यवहार नहीं करता था। राजा विजयभान उसे बार बार समझाने का प्रयास करते कि उसे एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी होने के नाते शिक्षित और योग्य बनना चाहिए, लेकिन राजकुमार अर्जुन आलसी और गैर जिम्मेदार था। उसे न तो पढ़ाई में रुचि थी और न ही युद्ध कला सीखने में कोई दिलचस्पी थी। वह दिन भर अपनी मनमानी करता और दूसरों का उपहास उड़ाता। सम्मान करना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। जब राजा उसे कुछ सिखाने का प्रयास करते तो वह उल्टा उन्हें ही जवाब देता। इन हालातों को देखकर राजा विजयभान को यह समझ आने लगा कि अर्जुन इस साम्राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि किसी भी स्थिति में अर्जुन को राजा नहीं बनाया जाएगा। जब यह बात राजकुमार अर्जुन को पता चली तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा के कुछ प्रमुख मंत्रियों को जहरीला भोजन देकर मरवा दिया। इसके बाद राजकुमार अर्जुन और सेनापति ने मिलकर राजा विजय भान से उनकी राजगद्दी छीन ली। राजा के राजसी वस्त्र उतारकर उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए गए और महल से बाहर निकाल दिया गया। छोटी रानी जसोदा यह सब देखती रही, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि उसका पुत्र राजा बन गया है। इन घटनाओं का राजा विजयभान पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई दिनों तक
वे नगर नगर और गांव गांव भटकते रहे, कभी जंगलों में तो कभी पहाड़ों में भटकते हुए एक दिन वे उसी नगर में पहुंचे जहां बड़ी रानी लक्ष्मी अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ रह रही थीं। राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच में डूबे हुए अत्यंत दुखी थे। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र और रानी को घर से निकाल दिया, जबकि वे दोनों उनके हर आदेश का पालन करते थे। सच ही कहा गया है कि इंसान को अपनी गलतियों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। एक पुत्र को उन्होंने स्वयं घर से निकाला और दूसरे पुत्र ने उन्हें घर से निकाल दिया। राजा ने विचार किया कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। उसी पेड़ पर एक वृद्ध बुद्धिमान कौवा बैठा था, जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। जीवन के अनेक अनुभवों से समृद्ध उस कौवे ने राजा की दुर्दशा देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख राजा, दूसरों पर अति विश्वास करने का यही परिणाम होता है। आज तू राज्य से वंचित है और परिवार से दूर भटक रहा है। विधाता ने तुझे 2 पुत्र दिए, लेकिन एक को तूने स्वयं दूर किया और दूसरे ने तुझे त्याग दिया। यही तो ईश्वर का न्याय है। कौवा आगे कहने लगा, हे राजन, मैं तुझे एक मूल्यवान बात बताने जा रहा हूं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कौन सी संतान माता पिता को सुख देती है और कौन दुख। यह उनके स्वभाव और व्यवहार से पहले ही पहचाना जा सकता है। संतान के सद्गुणों के संकेत: 1, जो संतान माता पिता और बुजुर्गों का आदर करती है, वह भविष्य में भी उनके प्रति कर्तव्य निभाएगी। 2, जो संतान दूसरों की भावनाओं का सम्मान करती है और जरूरतों का ख्याल रखती है, वह माता पिता की भी देखभाल करेगी। 3, जो संतान माता पिता की बातों को ध्यान से सुनती है और उन्हें महत्व देती है, वह उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। 4, जो संतान स्वार्थी नहीं होती और दूसरों की भलाई का ध्यान रखती है, वह माता पिता की चिंता भी करेगी। 5, जो संतान नैतिक मूल्यों का पालन करती है और धर्म कर्म में विश्वास रखती है, वह माता पिता की देखभाल से पीछे नहीं हटेगी। संतान के अवगुणों के संकेत: 1, जो संतान केवल अपने बारे में सोचती है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती, वह माता पिता की देखभाल नहीं करेगी। 2, जो संतान माता पिता की बातों को अनसुना करती है, उनका मजाक उड़ाती है या उन्हें सम्मान नहीं देती, वह कर्तव्यहीन होगी। 3, जो संतान अनुशासनहीन है और बचपन से ही नियमों की अवहेलना करती है, वह माता पिता के प्रति उदासीन रहेगी। 4, जो संतान दोस्तों या बाहरी लोगों को माता पिता से अधिक महत्व देती है, वह उनके प्रति वफादार नहीं हो सकती। 5, जो संतान छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होती है और माता पिता से दुर्व्यवहार करती है, वह उनकी जरूरतों को अनदेखा करेगी। 6, जिसमें सेवा भावना का अभाव है और जो कभी किसी की मदद के लिए तैयार नहीं होती, वह माता पिता की भी परवाह नहीं करेगी। 7, जो संतान हर बात पर शिकायत करती है, तर्क वितर्क में उलझती है और दूसरों को दोष देती है, वह माता पिता की जिम्मेदारी से भागेगी। कौवा बोला, हे राजन, बचपन और युवावस्था में संतान के व्यवहार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भविष्य में अपने माता पिता की सेवा करेंगे या नहीं। बच्चों को सही समय पर उचित मार्गदर्शन देना आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार बन सकें, परंतु तूने अपनी संतानों को समझने में चूक की और दूसरों पर अति विश्वास किया। यही तेरी वर्तमान स्थिति का कारण है। राजा विजयभान का राजसी वैभव और सुख सुविधाओं ने उनके पुत्र अर्जुन को अनुशासनहीन बना दिया। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिससे उनके जीवन में यह संकट उत्पन्न हुआ। परंतु अब निराश होने की आवश्यकता नहीं थी। वे सही समय पर सही स्थान पर पहुंच चुके थे। बुद्धिमान कौवे ने राजा को सांत्वना दी और कहा, तेरी विपत्तियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर कौवा उड़ गया। राजा विजयभान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रानी लक्ष्मी और पुत्र सिद्धार्थ को याद कर रहे थे। उसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर के बाजार में आए। उन्होंने देखा कि उनके पिता महाराज विजयभान एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। उनके वस्त्र फटे हुए थे और उनकी स्थिति दयनीय थी। अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर सिद्धार्थ का हृदय व्यथित हो उठा। वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, आप यहाँ इस दशा में क्यों बैठे हैं? आपकी यह हालत किसने की?
राजा अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए और बोले, बेटा तुम कौन हो? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आपका पुत्र सिद्धार्थ हूं। यह सुनते ही राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी आपकी हालत ठीक नहीं है, कृपया मेरे साथ चलिए। इसके बाद सिद्धार्थ अपने पिता को अपनी झोपड़ी में ले आया। जब रानी लक्ष्मी ने अपने पति की ऐसी स्थिति देखी तो वह स्तब्ध रह गईं। उन्होंने राजा के चरण स्पर्श किए। इसके बाद रानी और सिद्धार्थ ने राजा से उनकी दुर्दशा का कारण पूछा। राजा ने उन्हें सब कुछ बता दिया, कैसे राजकुमार अर्जुन ने लालच में आकर विश्वासपात्र मंत्रियों को विष देकर मरवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर उन्हें महल से निकाल दिया। सारी बातें जानने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मुझे लगता है कि अर्जुन किसी के बहकावे में आकर यह गलती कर बैठा है। जल्द ही उसे अपनी भूल का एहसास होगा और वह स्वयं आपसे क्षमा मांगने आएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर राजा विजयभान ने मन ही मन सोचा कि सिद्धार्थ के मन में अपने भाई के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि सिद्धार्थ और अर्जुन की सोच में कितना बड़ा अंतर है। इसके बाद सभी ने मिलकर भोजन किया और आराम करने चले गए। उस दिन के बाद से महारानी लक्ष्मी अपने पति और पुत्र के साथ रहने लगी। रानी और सिद्धार्थ ने मिलकर राजा की खूब सेवा की। राजा के भोजन करने के बाद ही सिद्धार्थ भोजन करता था। कुछ महीनों बाद राजा विजयभान को गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने दूसरों के बहकावे में आकर सिद्धार्थ को घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, मेरी इस गलती की वजह से रानी और सिद्धार्थ को महल छोड़कर एक अजनबी नगर में झोपड़ी में रहना पड़ा। फिर भी सिद्धार्थ ने हमेशा मेरा सम्मान किया और रानी लक्ष्मी ने मेरी सेवा की। दूसरी ओर अर्जुन, जिसे मैंने हर सुख सुविधा दी थी, उसने ही मुझे महल से निकाल दिया। अब परिस्थितियां राजा के नियंत्रण से बाहर थीं। राजा, रानी और सिद्धार्थ के साथ रहते हुए 1 वर्ष बीत चुका था। उसी राज्य में राजा गंधर्व सेन की पुत्री चंद्रमुखी रहती थी। राजकुमारी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसे बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ महल के बगीचे में टहल रही थी, उसकी दृष्टि एक बड़े लाल रंग के तोते पर पड़ी, जो पेड़ की शाखा पर बैठा था और ध्यान से उसे देख रहा था। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। तोता मुस्कुराया और बोला, मुझे भी मन करता है कि मैं तुम्हारे पास रहूं और रस भरी खाऊं, लेकिन मैं नगर की सैर पर निकला हूं और अपने माता पिता से जल्द लौटने का वादा किया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। यह कहकर वह तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। यह देखकर राजकुमारी चकित रह गई, क्योंकि वह पक्षी मनुष्यों की भाषा में बात कर रहा था। वह तुरंत अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे वही बोलने वाला तोता चाहिए। वही तोता मेरे मन में बस गया है। राजा गंधर्व सेन पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब चंद्रमुखी ने पूरी बात बताई तो राजा गंभीर हो गए और बोले, बेटी, मैंने सुना है कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर रत्नगिरी पर्वतों में ऐसे बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि वह तोता वहीं से आया होगा। हो सकता है कि वह कल फिर यहाँ आए, हम उसे पकड़वा लेंगे। अगले दिन राजकुमारी चंद्रमुखी ने उस तोते का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात होते होते उसकी उम्मीद टूटने लगी और वह अपनी मां से लिपटकर रोने लगी, लेकिन उसके मन से उस तोते का ख्याल नहीं जा रहा था। उसकी उदासी देखकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। जब 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए तो राजा और रानी को लगा कि कहीं उनकी बेटी बीमार न पड़ जाए। तब राजा ने सोचा, अगर मैं स्वयं रत्नगिरी पर्वत पर जाऊं तो यह यात्रा महीनों तक चल सकती है। इतने लंबे समय तक राज्य का संचालन कौन करेगा? रानी ने सुझाव दिया, अगर आप सफर पर जाने का विचार कर रहे हैं तो पहले सोच लें। मेरी सलाह है कि आप राजकीय घोषणा करवा दें। जो भी व्यक्ति रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके से उस बोलने वाले तोते को लेकर आएगा, उसे 200,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को यह सलाह बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। यह खबर सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे पहाड़,
तेज बहती नदियां और घने जंगल जिनमें खतरनाक जानवर भी रहते थे। कई लोग जंगली जानवरों से डरकर लौट आए, कुछ पहाड़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। कई दिनों के बाद भी कोई उस तोते को पकड़ने में सफल नहीं हुआ। जब यह खबर राजकुमार सिद्धार्थ तक पहुंची तो उसने सोचा, क्यों न इस शुभ कार्य में भाग लिया जाए। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, लेकिन पहले तो वे नहीं माने। कई बार अनुरोध करने पर अंततः वे राजी हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ जब राजा गंधर्वसेन के महल पहुंचा तो वहां एक और युवक खड़ा था, विश्वजीत। वह भी उसी तोते को पकड़ने के लिए राजा की शर्त पूरी करने आया था। राजा ने दोनों को सफर पर जाने की अनुमति दी और कहा, जल्दी लौटकर वह तोता लेकर आओ, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी की हालत लगातार बिगड़ रही है। दोनों युवक अपने घोड़ों पर सवार होकर कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में विश्वजीत ने राजकुमार सिद्धार्थ से अहंकार भरे स्वर में कहा, तुम तो एक साधारण व्यक्ति हो, मेहनत मजदूरी का कोई काम देखो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। राजकुमार ने यह सुना, लेकिन मुस्कुराकर बोला, भाई मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरीके से इस कार्य को पूरा कर लूंगा। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि राजकुमारी जल्द स्वस्थ हो जाए। घने जंगल से गुजरते समय उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध पुरुष और वृद्धा को देखा। उन्हें देखकर वृद्ध पुरुष खड़ा हो गया और उनके रास्ते में आ गया। विश्वजीत को यह देख क्रोध आ गया और वह गरज कर बोला, बूढ़े, हटो मेरे रास्ते से, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य पर जाना है। जब वृद्ध नहीं हटा तो विश्वजीत ने घोड़े से उतरकर उसे धक्का दे दिया। वृद्ध नीचे गिरकर घायल हो गया और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार सिद्धार्थ यह सब देखकर तुरंत घोड़े से उतरा और वृद्ध को उठाया। बाबा, आपको चोट तो नहीं लगी? वृद्ध ने कराहते हुए कहा, यह तो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसा है तो मैं कभी इसकी मदद नहीं करता। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? वृद्ध ने बताया, हम सुबह से अपने घर जाने के लिए निकले हैं। हमारी उम्र अधिक हो गई है और यह लंबा सफर हमारे लिए कठिन हो रहा है। यदि तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। राजकुमार ने अपना भोजन निकाला और उन्हें खाने के लिए दिया। भोजन करने के बाद उसने उन्हें अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। शाम हो चुकी थी और वृद्ध दंपति ने आग्रह किया कि राजकुमार रात उनके यहाँ ठहरे। राजकुमार ने उनकी बात मान ली। रात में वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई कि वह बोलने वाले लाल रंग के तोते की तलाश में रतनगिरी पर्वतों पर जा रहा है ताकि राजकुमारी चंद्रमुखी को स्वस्थ कर सके। वृद्ध विचारों में पड़ गया और बोला, मैंने सुना है कि रतनगिरी पर्वतों में कुछ सुनहरे और लाल रंग के पक्षी होते हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते हैं। इन्हें वही जाकर ढूंढा जा सकता है। वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक बहुत कठिन और खतरनाक है, जबकि दूसरा थोड़ा आसान है। यदि घोड़ा तेज हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा जा सकता है। अगले दिन जब राजकुमार यात्रा के लिए निकला तो वृद्ध ने अपने घर से कुछ ताजे आम तोड़कर उसे दिए और कहा, ये फल वहां रहने वाले पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। वे इनकी खुशबू से आकर्षित होते हैं। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा पक्षी हो जो मनुष्यों की तरह बोले। राजकुमार ने आमों को पोटली में बांध लिया, वृद्ध को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमार उसी रास्ते पर जा रहा था जिसे वृद्ध ने बताया था। रास्ता साफ, हरा भरा और बेहद सुंदर था। कुछ ही घंटों में वह पर्वतीय इलाके में पहुंच गया जो खुशबूदार फूलों और हरे भरे पेड़ों से सजा हुआ था। कुछ देर के लिए उसके मन में विश्राम करने का विचार आया, लेकिन उसने तुरंत ही इसे त्याग दिया। उसे बोलने वाले पक्षी की तलाश थी और वह एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहता था। चलते चलते वह पेड़ों की ओर नजरें गड़ाए हुए था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षी बैठे थे जो चहचहा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी मनुष्य की भाषा नहीं बोल रहा था। यह देखकर राजकुमार थोड़ी देर के लिए उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक जगह बैठा और अपने साथ लाए हुए मीठे फल निकालकर जमीन पर रख दिए। फलों की खुशबू से आकर्षित होकर सारे पक्षी वहां आकर फलों को खाने लगे। ये देख राजकुमार मुस्कुराया और बोला, हे प्यारे पक्षियों, तुम सभी का क्या हाल है?
लेकिन किसी भी पक्षी ने उत्तर नहीं दिया। राजकुमार समझ गया कि इन पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मनुष्यों की भाषा बोलता हो। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ आया और राजकुमार के सामने बैठ गया। उसने राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, लगता है मेरे आने से पहले ही सारे फल खत्म हो गए। राजकुमार तोते को मनुष्य की भाषा में बोलते देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक मीठा फल निकालकर तोते के सामने रखा और बोला, हे प्यारे तोते, चिंता मत करो, मेरे पास और भी बहुत सारे फल हैं। तोता खुशी खुशी राजकुमार के पास आकर फल खाने लगा। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मंगोलगढ़ चलना चाहोगे? तोता बोला, क्यों नहीं, तुम्हारे फल बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे पिंजरे में तो बंद नहीं करोगे ना? मुझे कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करूंगा। दरअसल मैं तुम्हारी खोज में लंबा सफर तय करके आया हूं। हमारे राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रमुखी तुम्हारे बिना कुछ खाए पिए कई दिनों से बेसुध पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर राजकुमारी के हवाले कर दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि वह भी तुम्हें कभी कैद में ना रखे। तोता मुस्कुराया और बोला, अरे कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी से मिल चुका हूं। जब मैं नगर नगर घूम रहा था तब राजा के बगीचे में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह बहुत नेक दिल और दयालु हैं। मैं खुशी खुशी उनके साथ रहूंगा। यह सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुआ। तोता उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ गया और दोनों ने मंगोलगढ़ के लिए यात्रा शुरू कर दी। राजकुमार का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसने वापसी की राह पकड़ ली। तोता उसके घोड़े के ऊपर उड़ता हुआ साथ चल रहा था। लंबी यात्रा के बाद जब वह मंगोलगढ़ राज्य की सीमा में पहुंचा तो उसे वही नौजवान विश्वजीत दिखाई दिया जो तोते की तलाश में उसके साथ गया था, लेकिन दूसरे रास्ते से। वह बहुत थका और परेशान लग रहा था। राजकुमार ने पूछा, विश्वजीत, तुम इस हाल में कैसे हो? विश्वजीत ने सिर झुका लिया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इनाम के लालच में मैंने एक कठिन रास्ता चुना। वह बहुत दुर्गम था और मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग सका। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने वृद्ध दंपत्ति की मदद की, उन्हें घोड़े पर बिठाकर घर पहुंचाया और उनके आशीर्वाद से यह सुनहरा तोता पाया। विश्वजीत ने चारों ओर देखा और कहा, लेकिन तोता तो तुम्हारे आसपास भी नहीं दिख रहा। राजकुमार ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, वह देखो। विश्वजीत ने ऊपर देखा। एक सुंदर लाल सुनहरे रंग का तोता उनके ऊपर उड़ रहा था। विश्वजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने भी उस वृद्ध दंपत्ति की मदद की होती तो शायद यह मौका मुझे भी मिल सकता था, लेकिन मेरे घमंड और बुरे व्यवहार ने मुझे इस अवसर से वंचित कर दिया। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब राजकुमार सिद्धार्थ महल में पहुंचे तो सुनहरे रंग के तोते को देखकर राजा गंधर्व सेन बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी चंद्रमुखी भी जब उस अद्भुत तोते को देखती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे आनंद से नृत्य करने लगती हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उस सुनहरे तोते को राजकुमारी को सौंपते हुए कहते हैं, राजकुमारी जी, मुझे विश्वास है कि यह पक्षी आपकी संतति में आनंदित रहेगा और आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वचन लेना होगा। राजकुमारी चंद्रमुखी ने जिज्ञासा से पूछा, आप मुझसे क्या वचन चाहते हैं? आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है, अब आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य पूरा करूंगी। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, आप मुझसे यह वचन दीजिए कि आप इस पक्षी को कभी भी पिंजरे में नहीं बंद करेंगी। इसे हमेशा खुले आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता मिलेगी। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको वचन देती हूं कि यह पक्षी कभी भी पिंजरे में कैद नहीं होगा। यह सदा स्वतंत्र रहेगा। राजकुमारी की प्रसन्नता देखकर राजा गंधर्व सेन और रानी ने भी राहत की सांस ली। राजा ने राजकुमार सिद्धार्थ के साहस और सद्भावना की भूरी भूरी प्रशंसा की। रात हो चुकी थी। राजा और रानी अपने कक्ष में चर्चा कर रहे थे। रानी चिंतन करते हुए बोली, महाराज, यह युवक अत्यंत चतुर और पराक्रमी है। मुझे लगता है कि इसका कोई बड़ा उद्देश्य है और यह किसी सम्मानित राजघराने से संबंधित है। मेरा सुझाव है कि हमें इसे ठीक से जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी राजकुमारी के लिए भी उपयुक्त लग रहा है।
रानी की सलाह मानकर अगले दिन राजा गंधर्व सेन ने सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया और गंभीरता से पूछा, नौजवान, सच सच बताओ, तुम कौन हो और किस राज परिवार से तुम्हारा संबंध है? राजा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने संकोच नहीं किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह धौलगर के राजकुमार हैं और कैसे उनके पिता ने एक साधु की भविष्यवाणी के कारण उन्हें महल से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाई अर्जुन ने भी उन्हें बाहर कर दिया था। राजकुमार की कहानी सुनकर राजा गंधर्व सेन गहरी सोच में पड़ गए और बोले, तो रानी का अनुमान बिल्कुल सही था। तुमने हमारी पुत्री की रक्षा की है और हमारे प्रति उपकार किया है। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलवा सकते हैं। हमारी सेना तुम्हारे साथ है। सिद्धार्थ ने राजा का प्रस्ताव सुनकर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपका प्रस्ताव बहुत उदार है, परंतु मैं इस विषय में अपने माता पिता से परामर्श करना चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। राजा ने स्वीकृति दी और सिद्धार्थ अपने माता पिता से मिलने धौलगढ़ लौट गए। उन्होंने राजा विजयभान और रानी लक्ष्मी को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा विजयभान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, यह अवसर हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। महाराज गंधर्व सेन की सहायता से हम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ सहमत हो गए। राजा गंधर्व सेन ने अपनी विशाल सेना राजकुमार सिद्धार्थ को सौंप दी। राजकुमार सिद्धार्थ और राजा विजयभान ने अपनी सेना के साथ धौलगढ़ पर आक्रमण किया और राजकुमार अर्जुन को बंदी बना लिया। अर्जुन ने तब सच्चाई उजागर कर दी कि यह पूरा षड्यंत्र उसकी माता जशोदा का था। उसने ही एक साधु को भेजकर झूठी भविष्यवाणी करवाई थी, जिसके कारण राजा विजयभान ने अपनी पत्नी और पुत्र को महल से निकाल दिया था। सच्चाई सामने आने पर राजा विजयभान ने निर्णय लिया कि रानी जशोदा और अर्जुन को देश निकाला दिया जाए। इसके बाद उन्होंने पुनः अपनी रानी लक्ष्मी और पुत्र सिद्धार्थ के साथ महल में राज्य करना प्रारंभ किया। उधर राजा गंधर्व सेन ने राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से कर दिया। कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ को धौलगढ़ का राजा घोषित किया गया। राजा विजयभान ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर संन्यास ले लिया और ईश्वर भजन के लिए वन को प्रस्थान कर। प्रिय दर्शकों, आज की प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।